तो बच्चों कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको गणित यानी मैथमेटिक्स का सैंपल पेपर बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहला एग्जाम है बच्चों आपका 17 फरवरी को, और ये एग्जाम क्योंकि मैथ्स का एग्जाम है और सबसे हार्ड आपको मैथ्स ही लगता है, तो टोटल बच्चों मैं आपको 5 पेपर करवाऊंगा और 5 पेपर में एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के भी आपकी वीडियोस में लाने वाला हूं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे चैनल के वीडियोस। तो भाई बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना मत भूलना हमारे चैनल को। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों हमारे ये सारे के सारे सैंपल पेपर होने वाले हैं। ये ऑफिशियली सैंपल पेपर है आपका, और मैं आपको इसमें एक एक चीज समझाऊंगा कि ये आंसर आने का कॉन्सेप्ट क्या है, रीजन क्या है। ठीक है। और भाई आपका बोर्ड का एग्जाम है और फर्स्ट एग्जाम ही आपका मैथ्स का होगा बच्चों, तो इसके लिए आप सबको बेस्ट ऑफ लक, ऑल दी बेस्ट। और आपको अगर 75 से ज्यादा नंबर लाने हैं, 80 में से 75 प्लस मार्क्स लाने हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि मैं जो आज आपको समझाऊंगा वो आपके लिए वरदान साबित होने वाला है बच्चों। क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक चीज आपको समझाऊंगा। क्योंकि भाई आप देखो, एक और एक दो होते हैं, आप सबको पता है, लेकिन एग्जाम में अगर मैं आपको बताऊं कि बच्चों एक और एक दो होते हैं, तो एग्जाम में यही आएगा नहीं ना। उसके बेस पर कॉन्सेप्ट आते हैं, तो आपसे पूछा जाएगा 2 और 2 कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। कहने का मतलब है मैं आपको एक और एक दो कैसे होते हैं वो चीज समझा दूंगा, तो 2 और 2 4 कैसे होते हैं वो आप समझ जाओगे। यानी मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने वाला हूं बच्चों, और कॉन्सेप्ट ऐसा कि आप मुझे कमेंट करके बोलोगे सर आपका पढ़ाया हुआ सब कुछ समझ में आया, कृपया करके सर और वीडियोस को लाओ। तो और वीडियोस अगर चाहिए होगा तो इस वीडियो पे 1000 लाइक का टारगेट आप पूरा कर दोगे तो मैं आपको वीडियोस दे दूंगा। अगर बच्चों आपको सैंपल पेपर की वीडियोस या फिर आपको सैंपल पेपर बाय करना है, अगर वो चाहते हो तो कमेंट करके बताना, मैं आपको सैंपल पेपर सेल भी कर सकता हूं। क्योंकि जो मैंने सैंपल पेपर बनाए हैं बच्चों वो अपने एक्सपीरियंस से बनाए हैं, 9 से 10 साल का एक्सपीरियंस है बच्चों। उसके बेस पर जो पेपर बनाया हूं उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस होने वाले होते हैं। अगर आपको वो बाय करना हो बच्चों, क्योंकि बच्चों ये मैं ऑफलाइन बेचता हूं, अगर ऑनलाइन भी सेल करना हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं आपको सेल कर सकता हूं। ठीक है। जितने ज्यादा कमेंट होंगे बच्चों उतना ज्यादा मैं और अच्छे से आपको वीडियोस लाके देने वाला हूं। ठीक है बच्चों। बोर्ड का पहला एग्जाम होगा बच्चों, और इस प्रकार से आपका आएगा। मैं आपको सेट 3 बताने वाला हूं, आपका सेट 1 सेट 2 सेट 3 कुछ इस प्रकार से आएगा। चलो नीचे भाई देखे तो भाई जांच लेना बच्चों कि 7 क्वेश्चन पेज होने चाहिए। ठीक है। और टोटल आपके 38 क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार से बच्चों ये आपका होगा। और वहीं हम देखें सामान्य निर्देश में क्या क्या है। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड होंगे बच्चों, अ ब स द और ई, यानी ABCDE। खंड अ है बच्चों जो कि सेक्शन ए होने वाला है, उसमें 20 बहुविकल्पी यानी MCQ क्वेश्चन होंगे और सबके मार्क्स 1-1 होने वाले हैं। और इसमें से जो 18 क्वेश्चन होंगे बच्चों वो आपके न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे, और जो 2 क्वेश्चन होंगे 19वां और 20वां वो असर्शन और रीजन के होंगे। ठीक है। यानी मान लो कथन और अभिकथन वाले। खंड बा में आपके कितने होंगे बच्चों, 5 क्वेश्चन होंगे जो 2-2 अंक के होंगे। और खंड सा यानी सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन होंगे जो 3-3 अंक के होंगे। डी सेक्शन में 4 क्वेश्चन होंगे जो कि 5-5 अंक के होंगे। और सेक्शन ई में 3 केस आधारित प्रश्न होंगे जो 4-4 अंक के होंगे। बच्चों मैं सब कुछ आपको क्लियर करवाऊंगा, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों हमारे ये चैनल, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले साल बच्चों मैंने जितने भी पेपर करवाए वो सारे पेपर, उसमें से काफी क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम आए। तो जो पेपर बच्चों मैं करवाऊंगा वो सेम टू सेम क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। हालांकि मैंने उन वीडियोस को डिलीट कर दिया है बच्चों, क्योंकि मैं सिर्फ आपको ये वीडियोस हैं, एग्जाम के बाद मैं इन वीडियोस को भी डिलीट कर दूंगा, क्योंकि इसका फायदा सिर्फ एग्जाम वाले टाइम होना चाहिए। पिछले साल अगले साल के बच्चों को ये फायदा मैं नहीं दे सकता। मैं सिर्फ अपने बच्चों को ही फायदा देखता हूं। जो बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जो हमारे चैनल की वीडियोस देखते हैं, उन बच्चों को फायदा होगा। उसके बाद ये वीडियोस डिलीट हो जाएगी। और बच्चों इन वीडियोस को बनाने का मैं आपसे 1 रुपये नहीं लूंगा, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को लाइक करना है। ठीक है बच्चों। उसके बाद भाई जहां आवश्यक होगा बच्चों वहां पे हमें पाई की वैल्यू 22/7 लेना है, या फिर पाई ले सकते हैं। कैलकुलेटर का यूज बिल्कुल मत करना। कुछ कुछ बच्चे होते हैं वो अपने ज्योमेट्री बॉक्स में कैलकुलेटर लेके जाते हैं और उसी में करते रहते हैं। अरे नकल मारोगे
बहुत पिटोगे वहां पे। इसी प्रकार से बच्चों इंग्लिश में भी आपका हो जाएगा सामान्य निर्देश। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बच्चों सीधा ही अपने वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो बच्चों हम सेक्शन ए पे आ चुके हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि यदि ए हमारा ये हो, बी हमारा ये हो और सी हमारा ये हो, ठीक है क्या, 2 की पावर 2 गुणे में 3 गुणे में 7, 2 की पावर 2 गुणे में 3 गुणे में 5 और 2 की पावर 2 गुणे में 3 की पावर x, और एलसीएम हमारा कितना है बच्चों 3780 है। तो x का मान हमें ज्ञात करना है। तो भाई जरा ध्यान से देखो, अगर बच्चों इनका एलसीएम 3780 आता है तो इसका हमें क्या करना होगा, अभाज्य गुणनखंड। तो चलो अभाज्य गुणनखंड करें। तो जब हम 3780 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक है भाई, मैं माउस से लिख रहा हूं इसलिए कुछ इस प्रकार से लिखा रहा है। तो जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे करें अगर हम, तो ये 1 से जाएगा, ये जाएगा आपका 8 से बच गया 9 और 0, ये बच गया बच्चों 9 और 0। फिर हम इसको करेंगे बच्चों क्या, 200 ही करेंगे, तो ये आ जाएगा 9 4 और 9 आ गया, फिर आपका 4 आ गया, फिर 5 आ गया, ठीक है। उसके बाद ये 200 नहीं जाएगा तो 3 से करते हैं, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 3 से करते हैं, 3 एकम 3 और उसके बाद 3 पंजे 15, ठीक है। उसके बाद फिर 3 से करते हैं बच्चों, 3 तिया 9 और 1 बच गया, 3 पंजे 15। अब ये 3 से नहीं होगा तो सीधा हम 5 से करेंगे। अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं ना, तो अभाज्य संख्या से ही कर सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद करेंगे तो ये 7 आएगा और लास्ट में आपका 7 आ जाएगा। तो जरा देखो यहाँ 2 हमारे कितनी बार है भाई, 2 हमारा कितनी बार है, 2 बार है। 3 हमारा कितनी बार है बच्चों, तो 3 हमारा 3 बार है। तो 3 हमारा 3 है, यानी 3 की पावर हमारी 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, 3 की पावर 3। तो x बराबर में हमारा 3 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर बच्चों हमारा x इज इक्वल में 3 हो जाएगा। उसी प्रकार बच्चों अगर हम देखें तो हमारा 3 आ जाएगा और 3 इसका भी आ जाएगा। अगला है बिंदु 2 3 कि y कक्ष से न्यूनतम दूरी इकाइयों में है। उसी प्रकार से इंग्लिश में पढ़े, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन यूनिट्स ऑफ द पॉइंट 2 3 फ्रॉम y एक्सिस। तो चलो बच्चों मैं पहले आपको कुछ चीज़ें समझा दूं। पहले ही चीज़ तो ये समझा दूं मैं आपको, एक सेकंड मैं आपको यहाँ समझाता हूँ ना, अपने आंसर वाले पोर्शन पे समझा देता हूँ आपको। ये देखो, मान लो ये एक्सिस है आपका, ये आपका क्या है एक्स एक्सिस है और ये आपका क्या है वाई एक्सिस। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में देखें 2 और 3 दे रखा है ना, 2 और 3, यानी ये आपका क्या है बच्चों, ये एक्स है और ये क्या है आपका वाई है। अब क्या कहा है, वाई कक्ष से दूरी। अब हमेशा ध्यान रखना, अगर मैंने यहाँ पे ये बनाया तो हमारा क्या बोल रहा है भाई, यहाँ से यानी ये 0 है, 0 से x की दूरी कितनी है भाई, दोबारा समझो इसको, बहुत आसान है बच्चों, इसमें आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। मान लो मैंने ये बनाया, आपको पता होगा ये x होता है और ये y होता है। यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है, क्योंकि ये पहला वाला x होता है, इसको हम इंग्लिश में एब्सिसा कहते हैं, और ये y वाला हमारा क्या होता है, ऑर्डिनेट होता है, इसको ऑर्डिनेट करते हो। यहाँ पे पहला हमेशा x आता है, दूसरा हमेशा y आता है, ठीक है। यहाँ पे 1 हमारा क्या होगा, y 1 होगा, y यहाँ 2 होगा और y यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि भाई अब मैं y पे बैठा हुआ हूँ, यानी मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है, 0 पे बैठा हूँ या कहीं भी बैठूँ तो मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। अब मुझे भाई यहाँ से चल के जाना है, क्या x तक जाना है, तो भाई कितनी दूरी है, तो भाई दूरी कितनी है भाई, यहाँ पे y x तो हमारा 2 ही दे रखा है, तो दूरी भी हमारा 2 ही आएगा ना। अगर इस क्वेश्चन का उल्टा होता कि भाई x कक्ष से यानी x अक्ष से सबसे कम दूरी क्या होगी, तो भाई जब हम x से यानी ये 0 पे लेके चलते हैं, अब यहाँ से चलना शुरू करते हैं भाई, धुम्मक 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 धुम्मक, अरे 3 ही तक तो जाना था हमें, क्योंकि 3 ही वैल्यू दे रखी है ना हमारी, यहाँ तो 3 ही वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पे 3 आता। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है बच्चों, आपका क्वेश्चन में देखो कि भाई y अक्ष यानी y से दूरी दे रखा है, तो हमारा 2 आ जाएगा। इसको करने का सबसे आसान तरीका, अगर आपको 2 बिंदु दे रखा हो या 2 पॉइंट दे रखा हो और पूछे, मान लो ये x है और ये y है, मानो क्या होता ही है, ये x है और ये y है। अगर यहाँ पे y पूछ ले तो x वाला आंसर लिख दो, अगर यहाँ x पूछ ले तो y वाला आंसर लिख दो।
एज इट इज लिख दो बच्चों, सिंपल है करने का तरीका। यहां अगर y पूछे तो x का आंसर लिख दो, या यहाँ पे x पूछे तो y का आंसर लिख दो। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, बस उस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना, क्वेश्चन यूं का यूं सॉल्व कर दोगे। ठीक है बच्चों, कुछ इसी प्रकार से इसका आंसर भी हम देख सकते हैं, क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो 2 आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से इंग्लिश वाले बच्चे, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन यूनिट्स ऑफ द पॉइंट 2 3 फ्रॉम द y एक्सिस इज 2। भाई y से पूछा तो x वाला लिख दो, और x से पूछा तो y वाला लिख दो। यार क्या मुश्किल क्वेश्चन है यार, यूं दे के मारेंगे पेपर में 70 मार्क्स तो हमारे पक्के हैं। और हाँ, बोर्ड के एग्जाम में 95 मार्क्स पक्के लेने हो तो भाई हमारा मेंबर बन जाओ, हमारे चैनल का सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, तभी आगे का कॉन्सेप्ट भी मैं क्लियर करवाने वाला हूं आपको। चलो अगला है, यदि रेखाएं 3x + 2ky इक्वल में है 2 के और 2x + 5y + 1 बराबर है 0, समानांतर ना हो तो k का मान क्या होगा, ये हमें बताना है। भाई आपको पता होगा बच्चों, समानांतर मतलब ये इसके समान ये होना चाहिए। अब यहां बोला कि ये समानांतर लाइन नहीं है, तो आपको पता होगा कि 3 तरह का होते हैं। एक आपका होता है पैरेलल, जिसको समांतर कहते हैं, दूसरा होता है कंसाइड, और लास्ट में होता है आपका इंटरसेक्शन। ठीक है, अगर देखो ये जो पैरेलल होता है इसका क्या भाई, इसका मतलब क्या है भाई, आपका a1 बराबर में a2 होता है, मतलब a1 बराबर में b1 बटे में b2 बराबर में c1 बटे में c2। जहां हमारा ये इसके बराबर नहीं होता, a1 बटे में a2 बराबर में b1 बटे में b2, c1 बटे में c2 बराबर नहीं होता। वहीं अगर कंसाइड का देखें बच्चों, तो कंसाइड में भी क्या होता है, a1 बराबर बटे में a2 बराबर में b1 बटे में b2, लास्ट में c1 बटे में c2, और लास्ट में इंटरसेक्शन जो होता है वो क्या होता है, a1 बटे में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे में b2। तो बच्चों इससे क्या समझ में आता है आपको, अगर वो पैरेलल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, a1/a2 इज इक्वल में b1/b2, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब पहला तो हमारा ये भी कट जाता है, दूसरा हमारा ये भी कट जाता है, तो ये हमारा कौन सा हो सकता है बच्चों, ये इंटरसेक्शन हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला भाई, हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो वैल्यू चलो इसकी हम फाइंड कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, लिखेंगे 3 अपॉन आपका 3x अपॉन या 3/2 बराबर इज नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है किसके, आपका 2 के। ठीक है, 2 के बटे में 5। ये क्या है बच्चों, अगर ये बराबर होता तो हमें करने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन ये बराबर नहीं था। चलो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 3 पंजे 15, और ये क्या आ गया 2 दूनी 4 के। ठीक है, तो भाई इस 4 को हम बच्चों यहीं रख देंगे, और इसको ले जाएंगे, सॉरी इस k को हम यहाँ रखेंगे ना यार, हमें k की वैल्यू निकालनी है ना, k का मान क्या होगा, तो k को हम यहाँ रखेंगे, बराबर में करेंगे क्या बच्चों 15/4। लेकिन क्या था बच्चों, ये इसके इक्वल नहीं था, तो k क्या आ जाएगा बच्चों, इज नॉट इक्वल टू, k इज नॉट इक्वल टू 15/4। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, बिल्कुल बी ऑप्शन बच्चों करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15/4 इज नॉट इक्वल टू k। समझ में आ गया। अब ध्यान से समझो, दोबारा मैं समझाता हूं इस क्वेश्चन को, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक जो रेखा होती है उसका 3 कंडीशन क्या होता है, पैरेलल होगा, कंसाइड होगा, या तो इंटरसेक्ट होगा। ठीक है, अब बोला पैरेलल नहीं है, तो a1/a2 बराबर में b1/b2 तो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि c1/c2 तो है ही नहीं। ठीक है, अगर बच्चों ये नहीं है तो कंडीशन तो हमारा यही हुआ ना कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, क्योंकि लास्ट का तो हमें लेना देना ही नहीं है। लेकिन अगर हम कंसाइड में देखते हैं तो वो भी तो यही होता है, a1/a2 बराबर में b1/b2 बराबर में c1/c2। इसका मतलब ना तो ये पैरेलल है, ना तो ये कंसाइड है, ये इंटरसेक्शन लाइन हो सकता है, प्रतिच्छेदी लाइन हो सकता है। और प्रतिच्छेदी लाइन का कंडीशन a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसलिए जब इस विधि से हमने k का मान निकाला तो k इज नॉट इक्वल टू 15/4। इस प्रकार से बच्चों हमारा ये आंसर निकल गया है।
कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है बच्चों। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा सब कुछ हो जाएगा। अगर ये समझ में आया तो लाइक करो, और समझ में नहीं आया तो कमेंट में बताओ कि सर समझ नहीं आया। मैं इसको शाम के लाइव में आपको और अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, कुछ इसी प्रकार से बच्चों ये क्वेश्चन हमारा हो गया है। अगला देखें क्या बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो इंग्लिश वाले बच्चे भी आप देख सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज है ABCD, एक वृत्त को स्पर्श करता हुआ यानी सर्कमस्क्राइब बनाया गया है। यदि BC बराबर में 7 सेंटीमीटर है, CD बराबर में 4 सेंटीमीटर है, AD बराबर में 3 सेंटीमीटर है, तो AB की लंबाई क्या होगी? अब ध्यान से इसको इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD is drawn to circumscribe a circle. ओके, ABC इज इक्वल में 7 सेंटीमीटर, CD इक्वल में 4 सेंटीमीटर और AD इक्वल में 3 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ AB क्या होगा बच्चों? जल्दी बताओ। अब ध्यान देखो, एक वृत्त को स्पर्श करता हुआ, वृत्त बोला है, ठीक है बच्चों। वृत्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बिल्कुल, सर्कल। तो भाई एक क्वाड्रिलेटरल है आपका, ठीक है भाई, एक क्वाड्रिलेटरल है आपका। अब कह रहा है कि भाई इसके अंदर क्या है बच्चों? एक सर्कल है। एक सर्कल हम बना देते हैं और इसको मैं करता हूं नाम ABCD। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या है? बना हुआ है। अब देखो, आपको पता होगा कि किसी वृत्त को चारों ओर से स्पर्श करने वाले चतुर्भुज में विपरीत भुजाओं का योग बराबर होता है, यानी AB प्लस CD ये किसके बराबर होगा? BC प्लस AD, BC प्लस AD के, BC प्लस AD के। अब अगर देखो, AB हमारा कितना दे रखा है बच्चों? BC हमारा कितना दे रखा है? 7 दे रखा है। CD हमारा कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। AD हमारा कितना दे रखा है बच्चों? 3 दे रखा है। तो 7 और 3 10, 10 में से 4 गया तो 6, तो 6 आंसर हो जाएगा। कितना आसान है। अब भाई देखो, यहाँ पे ये स्पर्श कर रहा है तो ये एक टेंजेंट बना रहा है। टेंजेंट मतलब समझते हो ना कि भाई सर्कल पे जो भी एक एंगल जाता है, जो भी एक लाइन जाती है, वो एक टेंजेंट बनाता है, वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। प्लस इसी जगह से एक और अगर मैं कोण कर दूं, मतलब एक और लाइन खींच दूं, तो ये चीज इसके बराबर हो जाएगी। सेम ये चीज हमारे इसके बराबर हो जाएगी, ये चीज हमारे इसके बराबर हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये एक टेंजेंट है। इसी प्रकार से बच्चों इसका आंसर हम निकाल देते हैं। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो, जैसे किसी वृत्त को चारों ओर से स्पर्श करने वाले चतुर्भुज में विपरीत भुजाओं का योग बराबर होता है। AB प्लस CD बराबर में BC प्लस AD। दिया गया BC 7 है, CD 4 है, AD 3 है, तो AB हमारा 4 7 3 10 में से 4 गया तो 6 बच जाता है। इसी को अगर हम इंग्लिश में करें, इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। ठीक है, सर्कमस्क्राइब का मतलब समझ रहे हो ना बच्चों? एक आपका क्या क्वाड्रिलेटर दे रखा है, इसके अंदर एक सर्कल बना दिया गया, इसके अंदर जिसमें BC है। तो पता होगा भाई, जब भी कोई ये सर्कल होता है, ये सर्कमस्क्राइब करता है क्वाड्रिलेटरल को, तो इसके अपोजिट साइड्स का सम इसके अपोजिट साइड्स के इक्वल हो जाता है। समझ में आया ये चीज? तो यही लिखते हैं, इन अ क्वाड्रिलेटरल दैट सर्कमस्क्राइब अ सर्कल द सम ऑफ लेंथ ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो इसी प्रकार से बच्चों इसका आंसर भी हमने कर दिया है। अगला देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इस पे आप हैशटैग लगा लो, ठीक है, ये आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। क्या है? सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल में x है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा? तो ये हमें बताना है। तो बता दे क्या बच्चों? तो आपने बच्चों एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, क्या कि भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल में 1। ये चीज आपने पढ़ी होगी। अगर आप अच्छे से देखो तो ये ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बनता है क्या? सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा, ये चीज बनता है ना बच्चों? अगर ये बनता है तो सेक, अच्छे से लिखते हैं ना इसको, अगर ये बनता है तो ये होगा सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, ठीक है, गुणा में क्या हो जाएगा? सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, ये होगा ना। इसके बराबर में क्या है बच्चों? 1 है। अब ध्यान से देखो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा हमारा क्या है बच्चों? x है। क्या बोला मैंने? ये हमारा क्या है? x है। उसी प्रकार से अगर सेक थीटा टेन थीटा हमारा क्या है बच्चों? x है, ये हमारा क्या है? x है। तो यहाँ पे देखो,
क्या हो जाएगा, पूरा काट के बताता हूँ, ये आपको समझ में आ गया ना। अब क्या बच जाएगा, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, ये देखो हमें निकालना था, गुणे में एक्स बराबर का 1। तो इस एक्स को यहाँ भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/x। तो सेक थीटा माइनस का टेन थीटा बराबर में 1/x आपका आंसर आ जाएगा। इसको भाई आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, क्या था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा हमारा 1 के बराबर होता है। ये हमारा एक आइडेंटिटी बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी से हमने बच्चों इसको सॉल्व कर दिया है। अगर हम इसको ध्यान से करके देखें तो हम जानते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस सेक टेन थीटा इज इक्वल में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल में 1। ये आपको मालूम है ना। तो दिया गया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक एक्स है, तो यहां लिख देंगे क्या बच्चों, यहाँ पे सेक थीटा और टेन थीटा हमारा क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। सेक थीटा माइनस टेन थीटा हमारा क्या है, 1 है। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इस एक्स को हम इधर भेज देंगे तो 1/x आ जाएगा, जो कि हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना बच्चों, इंग्लिश वाले बच्चों को भी समझ में आ ही गया होगा। चलो अब पांचवा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन ही तो देखा यार हमने, इंग्लिश वाले बच्चों को भी समझ में आ गया होगा। अब सीधा हम पहुंचते हैं छठवें क्वेश्चन पे। निम्न में से एक द्विघात समीकरण नहीं है। अब भाई द्विघात समीकरण का मतलब वो भाई जो भाई एक्स स्क्वायर नहीं होगा। तो भाई एक्स स्क्वायर क्या नहीं होगा, हमें ये है बताना है, तो बता देंगे ना भाई। देखो यहां करेंगे, अगर हम इसको खोलते हैं तो एक्स स्क्वायर से खुलेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस में 4x आ जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे भाई एक्स स्क्वायर बनता है, क्योंकि यहाँ पे अगर बराबर में देखें तो ये 2x बनेगा, तो यहाँ पे एक स्क्वायर रह जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर है प्लस 3x, अब यहाँ है तो ये 3x का 4 हो जाएगा। तो 3x का 4, एक्स स्क्वायर का कुछ बनेगा नहीं, अगर कॉमन भी लेंगे तो एक्स स्क्वायर हमारा बच जाएगा। यह x का क्यूब है माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर में x प्लस 1, यहाँ पे भी क्यूब आ रहा है, तो ये भी हमारा क्या द्विघात समीकरण है। यहाँ देखें x गुणा में x हमारा x का स्क्वायर हो जाता है, उसके बाद ये x हो जाएगा, यहाँ 2x हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, बराबर में एक्स स्क्वायर अकेला बच गया। जब हम इसको यहाँ भेजेंगे तो ये माइनस होके कट जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचा क्या बच्चों, बचा क्या, नहीं बचाना। तो आपका डी ऑप्शन बच्चों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। द्विघात का मतलब होता है जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं इंग्लिश में। द्विघात समीकरण का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका मतलब वो वैल्यू जिसकी पावर में एक्स स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या है भाई, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। जब इनको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी, लेकिन जब डी को सॉल्व करेंगे तो नहीं आएगी। तो हमारा डी ऑप्शन क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, इसको भी हम समझ लेते हैं बच्चों। देखो यहाँ पे इसको सॉल्व किया एक को, तो हमारा क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप खुद भी कर सकते हो। तो ये होगा, नहीं होगा। इसको सॉल्व किया तो हमारा क्या है, 9x स्क्वायर। तो ये है, तो हाँ भाई है। दाएं तरफ देखेंगे तो ये करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 10x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों, ये भी द्विघात है। अगर इसको करेंगे तो ये भी क्या है बच्चों, द्विघात समीकरण है। तो ये भी द्विघात समीकरण है। भैया क्या हो रहा है यार, सब द्विघात ही निकलेगा क्या। अब भाई इसको इसके अगले मतलब ये हमने पहले ये किया, फिर हम ये वाला सॉल्व करते हैं। तो इसको भी सॉल्व किया तो भाई इसमें आ गया, तो माइनस करने पे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जब मैंने डी को किया, डी को क्या x प्लस 2 x प्लस 1, तो हमारा क्या आया, ये आया। उसके बाद हमने क्या किया बच्चों, इस साइड का किया, तो ये हमारा कुछ इस प्रकार आया। तो जब मैंने इसको काट पीट किया तो यहाँ पे x से x कट गया और ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं बचा। देखो ये लास्ट में आपका ये बच गया और यहाँ तो लास्ट में आपका 0 बच गया। और जब 0 बच जाएगा तो होगा क्या, नहीं होगा ना बच्चों। तो ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है, ये रेखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन है जिसकी डिग्री 1 है। ओके बच्चों, अगला देखते हैं। छठा क्वेश्चन भी इंग्लिश वाले बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगला भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है आपको, ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है। नीचे
ओलंपिक रिंग्स का चित्र दिया गया है जो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 5 समान वृत्तों से बना है। 2 वृत्तों के प्रतिच्छेद, अब ध्यान रखो, ये भाई ये क्या है, इसका 1 सेंटीमीटर है, ये भी इसका 1 सेंटीमीटर है, ये भी रेडियस इसका 1 सेंटीमीटर है, इसका भी रेडियस 1 सेंटीमीटर है, इसका भी रेडियस क्या है, 1 सेंटीमीटर है। 5 समान वृत्तों से बना 2 वृत्तों के प्रतिच्छेद बिंदु को मिलाने से बनने वाली जीवा की लंबाई, अब जो इनकी जीवा है बच्चों, यानी ये चीज, ये चीज, ये चीज, ये चीज, ये चीज और ये चीज, ये भी क्या है बच्चों, 1 सेंटीमीटर है। सभी बिंदु युक्त डॉटेड क्षेत्रों का कुल क्षेत्रफल मानते हुए रिंग्स की मोटाई नगण्य है, क्या होगा? इसी को थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़े बच्चों, जल्दी से पढ़ो। गिवन बिलो इज द पिक्चर ऑफ द ओलंपिक रिंग्स मेड बाय टेकिंग 5 कॉन्ग्रेट सर्कल्स ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। जस्ट मैंने बताया कि इसका भी रेडियस भाई 1 सेंटीमीटर है, इसका भी है, इसका भी है, और इसका जो सेगमेंट है ना बच्चों, सेगमेंट कॉर्ड है इसका, ये जो कॉर्ड है इसका, ये कॉर्ड है, ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, कॉर्ड भी हमारा क्या है बच्चों, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। द टोटल एरिया ऑफ ऑल टोटल रीजन्स इज, हमें क्या बताना है बच्चों, एरिया बताना है, बड़े ध्यान से हमें देखना है। तो अगर ध्यान से देखो बच्चों, तो कुछ हमारा इस प्रकार का बन रहा है बच्चों, कुछ इस प्रकार का ये नीचे का बन रहा है। हमारा क्या भाई इन रीजन का बोल रहा है ना, इसका एरिया हमें पूछ रहा है ना ये। ठीक है, अगर इसका एरिया पूछ रहा है हमें, तो भाई अगर देखे तो ये एक यहाँ पे क्या बन रहा है, कॉर्ड बन रहा है, और एक ये नीचे वाला कॉर्ड बन रहा है। देखो एक ये वाला बन रहा है, एक ये वाला बन रहा है। देखो यहाँ पे एक ये बन रहा है और एक ये 2 कॉर्ड बन रहे हैं आपके। ये समझ में आया आपको? ये समझ में आया हो तो आगे भी देखे क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये समझ में आ गया ना आपको? अब देखो ध्यान से देखना, बिल्कुल। एक हो गया, उसके बाद ये भी हो गया आपका, ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है, यानी यहाँ भी आपका 2 है, यहाँ भी आपका 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। तो 1 2 3 4 हो गया बच्चों। तो ये टोटल क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे आपके कॉर्ड। ठीक है, ये चीज समझने के बाद हम आगे भी देखेंगे। अब इतना समझ चुके हैं, अब आगे का क्वेश्चन हम आंसर में ही देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, हर वृत्त की त्रिज्या क्या है, 1 सेंटीमीटर, और 2 वृत्तों के प्रतिच्छेद बिंदु को मिलाने वाली जीवा क्या है, 1 सेंटीमीटर। तो कॉर्ड हमारा क्या आएगा, आर, मतलब ये साइन थीटा आ जाएगा। अरे इतना मुश्किल मैं समझा रखा हूं आपको, थोड़ा सा आसान तरीके से मैं आपको समझा देता हूं। तो जरा देखो एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, आप देखो यहाँ पे एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ सेगमेंट, ये आपका सेगमेंट ही बना रहा है ना। एरिया ऑफ सेगमेंट आपका क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणे में पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना बच्चों आपका। अगर थीटा बटे 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर है, गुणा में क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों, क्या है बच्चों? अब देखो ध्यान से देखो, यहां पे हमारा ये बन रहा है, ध्यान से देखो, एक ट्राइंगल बन रहा है बच्चों, रेडियस से लेकर चलेंगे, एक यहाँ ट्राइंगल बन रहा है, एक यहाँ ट्राइंगल बन रहा है, एक यहाँ। अगर मैं पूरा ही मिटाऊं, ध्यान से समझना बच्चों इसको, देखो यहाँ पे रेडियस है जो कि 1 सेंटीमीटर है, जब इसको हमने इससे जोड़ा तो ये क्या है, एक ट्राइंगल बन रहा है। सेम एक ट्राइंगल बच्चों कहाँ बनेगा, यहाँ भी बनेगा एक ट्राइंगल बच्चों यहाँ भी बनेगा। ठीक है, एक ट्राइंगल बच्चों यहाँ भी बनेगा, एक ट्राइंगल बच्चों यहाँ भी बनेगा, एक ट्राइंगल बच्चों कहाँ बनेगा, यहाँ भी बनेगा, एक ट्राइंगल हमारा यहाँ भी बनेगा। ऐसे ट्राइंगल बनेंगे हमारे। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। लेकिन ध्यान दो कि भाई ये भी हमारा 1 है, ये भी हमारा 1 है, ये रेडियस भी हमारा 1 है और ये भी 1 है। तो ये क्या बनाता है बच्चों, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, √3/4 माइनस का क्या है भाई, साइड का स्क्वायर। अब अगर हम इसको फॉर्मूला में लिखे, एरिया ऑफ सेगमेंट हमें निकालना है बच्चों, क्या निकालना है हमें, ये चीज निकालना है। ठीक है, तो अगर बच्चों ये चीज हम निकालने चले तो फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, थीटा बटे 360 डिग्री गुणे में क्या हो जाएगा, पाई आर का स्क्वायर माइनस का √3/4 साइड का स्क्वायर। क्यों भाई इसको माइनस क्यों किया, क्योंकि भाई इसको निकालने के लिए, इसको जब निकालेंगे तो हम इसको माइनस करेंगे तभी तो हमारा ये निकलेगा, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तभी तो ये निकलेगा। तो भाई हमें थीटा पता है बच्चों, थीटा हमें पता है, थीटा पता है हमें, जल्दी बताओ थीटा पता है कि नहीं पता।
बिल्कुल बिल्कुल, थीटा हमें पता है क्या भाई, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका थीटा तो 60 डिग्री होगा ना। तो भाई इसको हम 60 डिग्री से अगर करेंगे तो 0 से 0 गया, 6 से एक बार में गया और 6 6 36। वहीं ए हमारा क्या है बच्चों, कॉर्ड हमारा क्या है, ये कॉर्ड हमारा क्या है, एक ही है, या फिर एक साइड कोई सा भी हो एक ही है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर माइनस का √3/4। अब अगर ध्यान से देखो बच्चों, ये तो हमारा एक सर्कल का निकला, लेकिन ये एक साइड एक ही का तो निकला। अब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो कितने हो गए, कितने हो गए बच्चों, 2 + 2 4, 4 + 2 6 और 6 + 2 8। यानी क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा क्या आया आंसर में आया, मिटाऊं, पाई अपॉन पाई आर स्क्वायर अपॉन में क्या है बच्चों, 6 है माइनस का √3/4। और ये कितना है बच्चों, कितना है, 2 4 6 8, तो ये 8 हो जाएगा। अब देखो आर की वैल्यू क्या है बच्चों, रेडियस तो हमारा 1 है, तो 1 को करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे π/6 माइनस 3/4 गुणे में 8। ठीक है, तो ये 8 वाला आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है बच्चों, बस इतना देखो कि ए भाई इसको हमने किया तो एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, ठीक है, और एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ यहाँ, तो ये 8 दिए गए हैं। तो देखो भाई 8 किस में है, तो 8 इसमें है, तो इसको कर दो आंसर। अगर 2 8 दे रखा हो तब आपको सोल्व करने की जरूरत है, अगर 2 8 ना दे रखा हो तो आपको सोल्व करने की जरूरत थोड़ी है, नहीं करना है ना आपको सॉल्व। अब देखो एरिया ऑफ सेगमेंट हमने क्यों निकाला, क्यों भाई, क्योंकि भाई इसमें से अगर हम इसको माइनस कर देंगे तभी तो ये चीज निकलेगा। इस पूरे सर्कल में से जब हम ये चीज माइनस कर देंगे तभी तो हमारा ये चीज निकलेगा ना बच्चों। इसलिए हमने एरिया ऑफ सेगमेंट में से ये इक्विलेटरल ट्रायंगल को माइनस किया, क्यों, क्योंकि हमें ये निकालना था। और जब हमने एक का निकाल लिया तो हम दूसरे का भी निकाल देंगे, इसका भी निकाल देंगे, क्योंकि सबका रेडियस और कोड सेम है। आप समझ में आया ना, एरिया ऑफ सेगमेंट हमने क्यों निकाला, क्योंकि इस पूरे में से जब हम इक्विलेटरल ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तभी तो ये चीज निकलेगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 8वां क्वेश्चन। एक जोड़ी पासे फेंके जाते हैं, प्राप्त अंकों को का योग 8 ना होने की प्रायिकता क्या है। अब भाई 2 पासे फेंके जाते हैं तो 6 गुणा में 6 यानी 36 आउटकम्स होंगे। क्या है, 8 ना होने की प्रायिकता। तो भाई अगर हम ध्यान से देखें, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, 5 आएगा, 6, ऐसे कुछ आएगा। अगर मान लो बच्चों, क्या 1 और 6 हमारा क्या बनेगा, 1 और 6 क्या बनेगा, नहीं बनेगा। उसके बाद 1 और 5 बनेगा, 1 और 4 बनेगा, 1 और 3 नहीं बनेगा। 2 और 6 बनेगा तो भाई हाँ बनेगा। तो एक क्या हो जाएगा बच्चों, 2 और 6 हो जाएगा। और भाई 2 और 6 हुआ तो 6 और 2 भी तो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 और 5 होगा, 2 और 4 होगा, 2 और 3 होगा, नहीं होगा। उसके बाद चलते हैं, 3 और 6 क्या बनेगा, नहीं बनेगा। 3 और 5 बनेगा, तो 3 और 5 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। 3 और 5 बन गया हमारा, और 5 और 3 भी बनेगा। भाई भाई पहले 3 और 5 आया तो दोबारा 5 और 3 भी तो आ सकता है। उसके बाद 3 और 5 बनेगा, 3 और 4 बनेगा, नहीं बनेगा। लास्ट में क्या रह गया, 4 रह गया, तो 4 और 4 बनेगा, तो भाई बिल्कुल बनेगा। तो 4 और 4 हो गया, तो कितना, 1 2 3 4 5, 5/36। तो क्या है बच्चों, इसके आने की प्रायिकता है कि 8 आएगा। इसमें क्या बोला है, 8 ना होने की प्रायिकता। मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था ना, एग्जाम्पलर से क्वेश्चन आए हुए हैं तो आपको थोड़ा घुमाएगा। तो 8 ना होने की प्रायिकता, 1 में से माइनस कर दो। तो भाई 1 में से माइनस किया तो क्या आ जाएगा, 36 - 5, 36 - 5 यानी 31/36, 31/36। तो 31/36 हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से आप देख सकते हो, योग 8 आने वाले युग में क्या होंगे, 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 यानी 5 तरीके। 8 ना होने के क्या होंगे, 1 - 5/36, तो 31/36 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अ पेयर ऑफ डाइस इज टॉस्ड, भाई आपको पता है कि भाई एक पेयर डाइस का टॉस किया गया है जिसमें 6 नंबर होते हैं, यानी टोटल आउटकम्स होंगे आपके 36 आउटकम्स होंगे। तो भाई 8 ना आने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालना था, जो कि मैंने आपको बता दिया। आप देखते हैं 9th क्वेश्चन। यदि 2 sin 5x बराबर में है √3 के तथा 0 ये है, ये तो हटाओ, तो x का मान ज्ञात करना है। कि देखो √3/2, जैसे ये 2 sin 5x है, इसको हम यहां लेके चलेंगे तो भाई sin x
हमारा अगर क्या है √3/2 है तो ये किसके बराबर होता है, 60 डिग्री के बराबर होता है। यानी sin 5x गुणा में साइन का 60 डिग्री। ठीक है, अगर इस 5x को हम यहाँ लेके जाएंगे तो साइन का क्या आ जाएगा 12 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 डिग्री। इसी प्रकार से हमने इसका आंसर भी निकाल दिया है। अगर हम सॉल्व करके मैं आपको बताऊं, अगर हम सॉल्व करें तो कुछ इस प्रकार होगा 2 sin 5x इज इक्वल में √3। sin 5x हमारा क्या आ जाएगा √3/2। sin थीटा 3/2 होता है कब, जब थीटा हमारा 60 डिग्री हो। तो भाई थीटा हमारा 60 डिग्री हो या फिर 120 डिग्री हो, लेकिन यहाँ क्या बोला गया है 90 डिग्री से कम होना चाहिए, इसका मतलब हम 60 डिग्री लेंगे। उसके बाद 5x बराबर में 60 डिग्री, जब हमने इसको काटा तो x हमारा कितना आ गया 12 डिग्री। तो इसी प्रकार से हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आ गई तो हम सीधा ही 10वें क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। दो संख्याओं का योग 1215 है तथा उनका HCF 81 है, ऐसी संख्याओं के युग्मों को संख्या कितनी होगी, ये हमें बच्चों बता देना है। तो मान लेते हैं संख्या क्या है 81A है और 81B है, जहां ए भी हमारे किसके बराबर है 1 के बराबर है। 81A + 81B बराबर में 1215, क्यों, क्योंकि इनके HCF का योग हमारा क्या है 1215। तो 81 हमारा क्या बच्चों कॉमन आ जाएगा, तो 81 कॉमन आ गया तो A + B हो गया इज इक्वल में 1215। अब भाई ये 81 हम यहाँ भेज देंगे तो A + B बराबर में 15 आ जाएगा A + B। अब बच्चों ये हमारा 15 आ चुका है। अब देखो हमें 15 को ऐसे स्प्लिट करना है जहां पे वो नंबर को प्राइम होना चाहिए, या तो वो अपने आप से भाग हो या तो 1 से भाग होना चाहिए। तो भाई हम अब धनात्मक पूर्णांक के युग्म जिनका योग 15 हो तो हमने टोटल लिख दिया भाई कि इनका युग्म क्या होता है 15 होता है। अब देखो 1 और 14 क्या ये अपने आप से होता है, 1 से होता है और अपने आप से होता है, तो बिल्कुल हाँ। उसके बाद क्योंकि 1 है भाई, 1 के अलावा अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 और 14 करते तो 1 से भी भाग होता, 2 से भी भाग होता, तो को प्राइम नहीं होता। ठीक है, उसके बाद 2 और 13 1 से भाग होते हैं और अपने आप से भाग होते हैं, और दोनों किसी के पहाड़े में नहीं आते, तो 2 और 13 भी हो जाएगा। 3 और 12, अब देखो 3 और 12 में क्या है बच्चों, ये 1 से भी भाग हो रहा है और 3 से भी भाग हो रहा है। देखो 12 जो है वो क्या 3 से होता है ना, 3 चौक 12, तो इसको तो हम काट देंगे। उसके बाद 4 और 11, तो हाँ भाई ये अपने आप से भी भाग हो रहा है और 1 से भी भाग हो रहा है। 5 और 10, 5 बच्चों ये 5 तो भाई 1 से तो हो रहा है, लेकिन ये 5 अपने आप से भी हो रहा है और 10 से भी हो रहा है, तो इसको भी काट दो। 6 और 9 ये भाई 1 से भी हो रहा है और 3 से भी हो रहा है, तो इनको भी काट दो। 7 और 8 हाँ ये अपने आप से भी हो रहा है और 1 से भी हो रहा है, तो हमारे कितने निकले 1 2 3 और 4 युग्म हमारे निकले। तो कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे बच्चों, तो 4 पॉसिबल आउटकम्स आपके हो जाएंगे। ये चीज समझ में आ गया बच्चों। अब आगे 11वां क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। यदि किसी समवृत्त शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या है बच्चों 51 सेंटीमीटर है और उसका आयतन हमारा 85 सेंटीमीटर क्यूब है, तो शंकु की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन पढ़ लिया आपने। अब देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, हमारे जो शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 πr² गुणा में h। ठीक है, वही शंकु के आधार क्षेत्रफल यानी जो इसका क्षेत्रफल, आपका शंकु का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है πr², जो क्या है बच्चों 51 दे रखा है, और हमें h निकालना है तो निकाल देंगे। v हमारा कितना दे रखा है 85 दे रखा है, 1/3 हम यहाँ लिख देंगे, और ये क्या दे रखा है बच्चों πr² हमारा क्या दे रखा है 51 दे रखा है। ठीक है, और h हमें निकालना है। इसको अगर हम काटते हैं तो क्या हो जाएगा 3 एकम 3, 3 पंजे 15। उसके बाद इस 15 को हम यहाँ लेके आते हैं, ये क्या हो जाएगा 85 15 गुणे में h। ठीक है, इस 15 को हम इधर लेके आते हैं, 15 ही होगा ना बच्चों, एक बार ध्यान से देखें, 3 एकम 3 नहीं 3 7 21। ठीक है, ये 17 होगा। ठीक है, 17 को हम यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा h हमारा 5 आ जाएगा, तो 5 आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोबारा इस क्वेश्चन को हम इंग्लिश वाले में समझते हैं। क्या है बच्चों, देखो वॉल्यूम हमारा क्या दे रखा है 85 दे रखा है। ठीक है, और एरिया हमारा क्या दे रखा है, क्या 51 दे रखा है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई किसी भी कोण का πr², और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 πr², और इसमें क्या होता है बच्चों एक h ऐड हो जाता है, हाइट ऐड हो जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब ये तो हमारा πr² दे रखा है 51, वॉल्यूम भी हमारा दे रखा है 85। ठीक है, अब वॉल्यूम दे रखा है हमारा 85 और ये दे रखा है 1/3 गुणे में 51, और h हमें निकालना है। तो ये क्या 21 17 से कट जाएगा,
ठीक है, और ये कट जाएगा 5 से, तो हमारा 5 आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलो सीधा 12वें क्वेश्चन में पहुंचते हैं और इस क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं। यदि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जहां a और c इज नॉट इक्वल टू 0 के शून्य के समान हो। अब देखो इंग्लिश में पढ़ते हैं इसको, इफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर इक्वल। अब ध्यान रखो इक्वल होने के लिए बच्चों क्या होता है हमारा, b स्क्वायर 4ac बराबर में 0, इसका मतलब b स्क्वायर हमारा किसके बराबर होगा, 4ac के बराबर होगा। अब देखो इस b स्क्वायर को हम कुछ भी रख ले, मान लो 1 रखेंगे तो भी ये पॉजिटिव देगा, अगर इसको -1 रखेंगे तो भी ये पॉजिटिव देगा। क्यों? क्योंकि भाई माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया भाई। बी स्क्वायर को अगर हम जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ही आएगा। सेम अगर ये 4ac है, ठीक है 4ac है, अगर इसमें मैं क्या भाई 2 + 3 करूं, 2 × 3 करूं तो ये भी आंसर इसका 6 पॉजिटिव में आएगा। वही अगर -2 -3 में करूं तो ये भी हमारा क्या आएगा बच्चों, 6 ही आएगा आंसर। ठीक है, तो इसीलिए भाई अगर इसमें देखो क्या बोला है, सी एंड बी मस्ट हैव पॉजिटिव साइंस, सी एंड ए मस्ट हैव ऑपोजिट साइंस, सी एंड बी मस्ट हैव सेम साइंस, सी एंड ए मस्ट हैव सेम साइंस। अब देखो बी स्क्वायर को हम कुछ भी रखेंगे तो वो पॉजिटिव ही आना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार से जब ये 4ac होगा तो भाई ये भी तो पॉजिटिव आना चाहिए ना। अगर ये पॉजिटिव आएगा और ये इसके बराबर है तो इसका मतलब ए भी हमारा क्या होना चाहिए बच्चों, या तो पॉजिटिव होना चाहिए या तो दोनों ही नेगेटिव होना चाहिए। दोबारा समझो इसको, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब देखो 0 होने के लिए बी स्क्वायर बराबर में 4ac होना चाहिए, इसका मतलब अगर ये 8 है तो ये भी 8 होना चाहिए। अब बी स्क्वायर में हम कुछ भी रख दें, या प्लस का रखे माइनस का रखे, साइन हमेशा प्लस में ही पॉजिटिव में ही आएगा। उसी प्रकार से इसका बराबर होने के लिए या तो ये दोनों प्लस होंगे या तो ये दोनों माइनस में होंगे, तभी तो ये प्लस में आएगा। इसका मतलब ए और सी का सेम साइन होना चाहिए, तो सी एंड ए मस्ट हैव सेम साइंस। इसी प्रकार से हिंदी में भी सी और ए के चिन्ह समान होंगे। समान शून्यों के लिए क्या होगा भाई, बी स्क्वायर इक्वल में 4ac, दाएं तरफ 4ac का चिन्ह बाएं तरफ बी स्क्वायर के बराबर है और बी स्क्वायर हमेशा धनात्मक या शून्य होता है। इसका मतलब ए और सी के चिन्ह समान ही होंगे। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अब सीधा हम 13वें क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त के एक क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 22 सेंटीमीटर लंबाई वाले चाप द्वारा निर्मित है। तो सबसे पहले बच्चों इसका फॉर्मूला भी देख लेंगे, तो ध्यान इंग्लिश में पढ़ते हैं इसको ना। द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 21 सेंटीमीटर कट ऑफ बाय एन आर्क, लेंथ क्या है हमारा ये, तो इसका फॉर्मूला का एरिया ऑफ सेक्टर दे रखा है 1/2 L इंटू में R, यहाँ पे 1/2 है इंटू में ये 22 हमारा क्या है बच्चों, ये आपका लेंथ है, गुणा में 21 आपका ये हो जाएगा 2 से 1 घटा, और 11 इंटू 21 हम करते हैं तो क्या आता है बच्चों 231। तो 231 हमारा आंसर हो जाएगा, 231 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो चाप की लंबाई L क्या है हमारा, L/R 20/21। क्षेत्रफल क्या है 1/r² थीटा गुणा में थीटा, यानी अब मान के चलो ये हो जाएगा। ये फॉर्मूला हटाओ, 1/2 L इंटू R फॉर्मूला करो, ये आपके बड़ी क्लास में ऐसा फॉर्मूला होगा। अभी के लिए एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आप यही लगा सकते हो। अगला देखें क्वेश्चन, यदि त्रिभुज ABC समान है त्रिभुज DEB के DEF को, तो ए भी हमारा 6 सेंटीमीटर है, डी हमारा 9 सेंटीमीटर है, EF हमारा 6 सेंटीमीटर है तथा FD हमारा 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज ABC का परिमाप क्या होगा ये हमें बताना है। मैं एक त्रिभुज बना लेता हूं, एक त्रिभुज मैंने बना लिया, 2 त्रिभुज बना लिए ना, 2 त्रिभुज हम बना लेते हैं, 2 त्रिभुज हम बना लेते हैं। ये क्या है A है, ये क्या है B है, ये क्या है C है, ये क्या है D है, ये क्या है E है, ये क्या है F है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ए भी हमारा क्या दे रखा है बच्चों, ए भी हमारा 6 सेंटीमीटर दे रखा है, डी हमारा 9 सेंटीमीटर दे रखा है। अब देखो या देखो ए भी बोल रखा है तो ए बी और डी का रेशियो होगा, बी सी और ई एफ का रेशियो होगा, और ए सी और डी ई एफ का ही रेशियो होगा। ठीक है, इनका रेशियो इनके रेशियो के बराबर होगा। इनका रेशियो देखो ए बी, अगर मैं देखूं इनको, इसको मैं मिटा दूं जरा,
इसको मैं मिटा दूं जरा, इसका मतलब समझो। सबसे पहले आपने अगर ये सिमिलर है तो आपको पता है ना कि ए बी का रेशो, यानी ए बी का रेशो, ओहो, ए बी का रेशो अपॉन ए बी अपॉन डी, मतलब इनका रेशो किसके बराबर होगा बच्चों? डी किसके बराबर होगा? अगर हमने ए बी डी एफ ले लिया तो बी सी अपॉन ई एफ के बराबर होगा, इनके रेशो के बराबर होगा, इज इक्वल में ए सी अपॉन डी एफ, मतलब इसका रेशो इसके रेशो के बराबर और इसका रेशो इसके रेशो के बराबर होगा, ये आपको मालूम है। तो ए भी हमारा कितना दे रखा है? 6 दे रखा है, और ये हमारा कितना दे रखा है? डी 9 दे रखा है। ई एफ कहाँ है बच्चों? ई एफ आपका दे रखा है 6 सेंटीमीटर, एफ डी आपका दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है क्या भाई? ए बी आपका दे रखा है 6 सेंटीमीटर, डी आपका दे रखा है, डी ई आपका दे रखा है 9 सेंटीमीटर, ई एफ आपका क्या दे रखा है? 6 सेंटीमीटर, और एफ डी आपका दे रखा है 12 सेंटीमीटर। अब जरा देखो, ए बी अपॉन डी क्या है? ए बी हमारा 6 है और ये हमारा 9 है। ठीक है, तो ये कितने से कट जाएगा? 2 3, मतलब 3 दूनी 6, और ये मतलब इनका रेशो क्या है? 2:3 आया, यानी 2/3 आया। इसका मतलब इसका रेशो भी 2/3 आना चाहिए, इसका रेशो भी 2/3 आना चाहिए। ये चीज आपको क्लियर है? तो भाई ये अगर 2/3 आया तो ये अगर बच्चों, ये देखो, ये हमारा क्या है बच्चों? 3 के बराबर है, ये हमारा 2 के बराबर है। तो ये अगर आपका क्या होगा भाई? 3 के बराबर होगा, तो ये भी आपका 2 के बराबर होगा ना। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? बीसी हमारा क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, ये हो जाएगा हमारा 4। तो 4/6 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा। उसी प्रकार से ये अगर 12 है, ये अगर 12 है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? जल्दी से बताओ। 4 तिया 12, तो 4 दूनी 8, तो ये 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 8/12 हो जाएगा, 8/12 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है? एबीसी का परिमाप क्या होगा? परिमाप निकालने के लिए भाई क्या फॉर्मूला होता है हमारा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तो भाई यहां से मैंने दूरी तय की, यहां से यहां गया, फिर वापस से यहां पे आ गया। तो ए भी हमारा 6 है, 6 + 4 10, 10 + 8 हमारा 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलो, इसी को मैं अगर दोबारा से इंग्लिश वाले बच्चों को दोबारा से अच्छे से समझा दूं तो ध्यान से देखना। ठीक है, एक ट्रायंगल ये बना, एक ट्रायंगल हमारा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ये हमारा क्या है बच्चों? ए है, ये हमारा बी है, और ये सी है, ये हमारा डी है, ये हमारा ई है, ये हमारा एफ है। अब देखो, सिमिलर का मतलब है इसका रेशो और इसका रेशो, इसके रेशो और इसके रेशो के बराबर होगा, और इसके रेशो और इसके रेशो के बराबर होगा। अगर ये हमारा क्या 6 दे रखा है, ये हमारा 9 दे रखा है, तो ये क्या रेशो आ गया? 2/3 का रेशो आ गया। तो ये अगर हमारा 6 दे रखा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? 4, क्योंकि ये भी भाई 2/3 होना चाहिए, तो ये 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से ये हमारा 12 दे रखा है, तो भाई ये क्या भाई? 4 तिया 12, तो ये क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8, क्योंकि ये भी 2/3 के रेशो में होना चाहिए। अब भाई इसका रेशो इनका रेशो सेम हो गया, तो भाई अगर हमें परिमाप निकालना हो तो दोनों सिमिलर है, तो दोनों का परिमाप भी सेम होगा। और परिमाप मतलब यहां से लेके इतनी दूरी हम करते हैं तो परिमाप हो जाता है। तो 6 + 4 हमारा 10, 10 + 8 हमारा 18, आंसर करेक्ट हो जाता है। चलो, अब सीधा हम 15वां क्वेश्चन देखते हैं और इसका भी आंसर निकाल देते हैं। यदि मैथमेटिक्स शब्द के अक्षरों में से यादृच्छिक रूप से चुने गए अक्षर के स्वर होने की प्रायिकता यह है तो x का मान ज्ञात करिए। तो सबसे पहले बच्चों इसमें वर्ड देखो कि भाई वोवल्स कौन है, तो 1 वोवल, 2 वोवल, 3 वोवल, 4 वोवल। तो कितने हैं बच्चों? 4 हैं आपके। दोबारा देखते हैं, 1 2 3 4। ओके, अब देखो टोटल शब्द कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्या हो जाएंगे बच्चों? 11। अब कुछ बच्चे बोलेंगे 4/11, 4/11, सी ऑप्शन लगा देते हैं। ठीक है, 4/11 तो बच्चों आ गया, लेकिन वो क्या था? 4/11 तो हमारे वोवल्स आने की प्रायिकता, लेकिन उस प्रायिकता के बराबर क्या है बच्चों? 2x + का 1 है। ये भी तो देखो, अब 2x + का 1 है, यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है। जैसा कि मैंने बताया कि एग्जाम्पलर से आया है तो क्वेश्चन दिमाग लगाने वाला होगा। तो ये 4 दूनी 8, यानी 8 का x,
4 एकम 4 यानी 4, और ये 11 दूनी 22, ठीक है, 11 दूनी 22। अब भाई 8x, ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा भाई, 22 में से 4 गया तो 18 आ जाएगा। x बराबर में क्या आ जाएगा भाई, 18/8 यानी 9/4, 9/4। तो 9/4 कौन सा है भाई, 9/4 आपका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तभी हम आंसर निकाल सकते हैं। तो भाई ये वोवल आने की प्रायिकता हमारी ये है, इसको हमने इसके बराबर लिखा और लास्ट में हमने आंसर निकाल दिया। चलो 16वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बिंदु A 90, B 9-6, C -9 तथा D -9 किसी बहुभुज के शीर्ष हैं। तो क्या वो वर्ग होगा, आयत होगा, समांतर चतुर्भुज होगा, क्या होगा। तो देखो ए बी हमारा x हमारा 9 आएगा और लंबाई हमारा 6 आएगा। सी डी में x हमारा -9 है और लंबाई हमारा क्या है बच्चों 6 है, और ए बी पैरेलल हमारे सी डी के हो जाएगा। बी सी हमारा क्या है बच्चों, अगर हम बी सी को देखें, बी सी देखें तो ये हमारा क्या है -18 6, डी ए हमारा क्या है 18 -6। अब कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं एक बार एक क्वाड्रिलेटरल आपको बना के दे देता हूं। ये क्वाड्रिलेटरल आपको बना के दे दिया। अब देखो यहाँ क्या है कि भाई अगर फॉर्मूला क्या होता है भाई, यहाँ पे ये x1 माइनस का x ये, तो 9 में से 9 गया तो 0 आ गया। उसके बाद इसको इससे माइनस करेंगे तो माइनस का 6 मतलब x माइनस x2, तो इसको करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा प्लस का 6। उसी प्रकार से सी डी पे आते हैं, ठीक है, दो साइड लिए पहले हम देखो, ये a है, ये b है, ये C है और ये D है। अब हम CD पे आ गए, इन दोनों पे आ गए। तो जब हमने इसका किया, तो जब हमने किया बच्चों तो माइनस का 9 हमारा क्या गया, ये आ गया, और ये प्लस का 6 हमारा आ गया। तो भाई अगर देखें तो ये चीज हमारे इसके बराबर हो गया है ना, अगर देखें तो इसके हिसाब से ये हो गया है। अब देखो ये इसके बराबर है और ये भी क्या है बच्चों सेम हो जाएगा। क्या भाई, ये माइनस का 18 और 6 और ये 18 -6, तो भाई ये दोनों ही समांतर है, लेकिन नेगेटिव है उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों ही एक जैसे ही हैं। तो यानी ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। ये चीज किस में होती है बच्चों, या तो रेक्टेंगल में होगी या तो पैरेललोग्राम में होगी। अगर ये रेक्टेंगल में है तो भाई तो वो भाई ऐसा होगा, और नहीं है तो भाई हमारा पैरेललोग्राम होगा। तो देखते हैं ये दोनों क्या है भाई, एक नेगेटिव है, अर्थात दोनों जोड़ी विपरीत भुजा है, समांतर और बराबर हैं। समांतर चतुर्भुज कोई को 90 डिग्री नहीं है। अब भाई इसको अगर करेंगे हम क्या, AC को करते हैं और फिर BC को BD को करते हैं, तो ये समान नहीं आता है बच्चों, क्योंकि भाई इसके जो बाइसेक्टर होंगे इक्वल होंगे, 90 डिग्री बनाएंगे तो ये नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज। तो इसी प्रकार से ये हमारा पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब 17वां देखते हैं। नौ भिन्न अवलोकन के एक समुच्चय का माध्यिका 20.5 है। यदि प्रत्येक अवलोकन में 2 जोड़ा जाए तो नई माध्यिका क्या होगी। इंग्लिश में, द मीडियन ऑफ अ सेट ऑफ 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन इज 20.5। इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेट इंक्रीज बाय 2 देन द मीडियन ऑफ द न्यू सेट क्या होगा। अब मान लो बच्चों मैंने अगर 5 सेट लिया आपका, 1 2 3 4 और 5, ये कितने हो गए बच्चों, 2 + 4 8, 2 + 4 6 8 10। अगर मैं इसका मीडियन निकालता हूं तो क्या आएगा बच्चों, 2 आएगा। उसी प्रकार से अगर मैं इसमें 1 ऐड कर देता हूं, इन सब में 1 ऐड कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, 3 + 6 9 12 15, तो 15 और बटे में 5, तो ये क्या हो जाएगा, 5 × 15, 5 × 15। तो इसका मतलब अगर हमने इस मीडियन में 1 को जोड़ा तो हमारा जो आंसर आया वो भी हमारा क्या हो गया बच्चों, 1 से बढ़ गया। उसके बाद अगर हम इसमें 2 जोड़ते हैं, 2 2 2 2 2, तो क्या होता भाई, 4 8 12 16 20, तो क्या होता 20/5, तो 5 चौक 20। तो देखा जाए यार, जब हमने 2 सब में ऐड किया तो ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ भाई, 2 बढ़ गया। यहाँ पे हमारा 2 था तो यहाँ भी हमारा 2 बढ़ जाता है। तो क्या बोला, if each observation of the set increase by 2 then the median of the new set, तो वो भी क्या होगा बच्चों, जो मीडियन आएगा हमारा वो भी 2 से बढ़ जाता है। तो it is increase by 2। दोबारा समझो इसको, अगर मान लो कोई मीडियन दिया जाए, ये 2 दिया जाए, प्लस का 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 2 दिया जाए, प्लस है ये, ठीक है, तो क्या होगा 10, और इनका मीडियन निकालेंगे तो क्या आएगा
5 दूनी 10। अगर बच्चों इसमें अगर ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर 2 ऐड करते हैं तो 4 आ जाएगा। इसका मतलब जब हमने 1 ऐड किया तो 3 आया और 2 ऐड किया तो 2 आया। तो इसका जब यहाँ तक गया तो कितने का डिफरेंस आया, 2 का डिफरेंस आया। तो हम कह सकते हैं अगर हम उस ऑब्जर्वेशन से पहले नंबर्स में जो नंबर ऐड करते हैं तो वो लास्ट के जो हमारा आंसर आएगा उसमें भी वो चीज प्लस हो जाता है। तो ये इंक्रीज बाय 2 हम लिख देते हैं। तो एडिंग 2 टू एवरी ऑब्जर्वेशन शिफ्ट द एंटायर डाटा सेटअप बाय 2, सो द मीडियन ऑल्सो इंक्रीजेस बाय 2 फ्रॉम 20.5 टू 22.5। दस द करेक्ट ऑप्शन इज ए, इंक्रीज बाय 2। ठीक है, अगला है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को बाएं में बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए, या यदि वह बिंदु वृत्त के केंद्र से 41 सेंटीमीटर दूर है। इंग्लिश समझो। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल। ठीक है भाई, एक सर्कल बनाते हैं बच्चों, एक हम वृत्त बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, ए हो जाएगा। और क्या बोला गया है, एक भाई टेंजेंट बनाया गया, टेंजेंट बनाया हमने। अब पता है ना आपको ये टेंजेंट बनेगा तो क्या भाई, एक 90 डिग्री बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों, 90 डिग्री यहाँ बनाएगा ये। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, रेडियस क्या है बच्चों, ये हमारा 9 सेंटीमीटर है। फ्रॉम अ पॉइंट एट डिस्टेंस ऑफ 41 सेंटीमीटर। और ये भाई क्या हमारा 41 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो भाई सेंटीमीटर फ्रॉम द सर्कल। अब क्या भाई, लेंथ ऑफ अ टेंजेंट। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, ये चीज निकालना है, ये टेंजेंट निकालना है। तो भाई अगर हम पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे, क्योंकि 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये इसका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर में 9 का स्क्वायर प्लस का इसका स्क्वायर, इसको एक्स मान लेते हैं, इसका स्क्वायर। अब 41 के स्क्वायर से 9 का स्क्वायर अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 41 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, जल्दी से कमेंट करके बताओ। अब जो भी हो, 41 का स्क्वायर हमने क्या किया बच्चों, 1681 आया है ना, 1681 माइनस का 9 का स्क्वायर किया तो ये 81 आया। और ये हमारा क्या, एक्स का स्क्वायर, इसको माइनस किया तो 1600 आया। और इसका जब हमने रूट किया, स्क्वायर रूट किया, तो ये हमारा क्या आ गया, 40। तो 40 आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। समझ में आया। अब देखते हैं 19वां क्वेश्चन। संख्या 5n का अंतिम अंक कभी 0 नहीं हो सकता जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। अब देखो, जब भी हम 5 की वैल्यू बच्चों कुछ भी रखते हैं, 5 की वैल्यू अगर हम क्या रखेंगे बच्चों, 1 रखेंगे तो 5 आएगा, 5 की वैल्यू 2 रखेंगे तो 25 आएगा, 5 की वैल्यू 3 रखेंगे तो 125 आएगा। कभी भी 0 नहीं आएगा। 0 आने के लिए बच्चों क्या होता है, या तो वो 2 से भाग होगा या तो वो 5 से भाग होगा, तभी वहां पे 0 आ सकता है। एक्सेप्ट 0। अगर देखो 0 1 2, 0 को छोड़ के अगर जितने भी नंबर आते हैं, 10, 100, 1000, 2000, 5000, 6000, 3000, 4000, जितने भी नंबर आएंगे वो 2 से भी भाग होंगे और 5 से भी भाग होंगे। ये कंडीशन होता है। 10 को देखो आप, वो क्या, 5 दूनी 10, उसके बाद 100 को देखो, 50 दूनी 2। तो अब देख लो यहाँ पे ना 5 और 2 के साथ गुणा होना चाहिए और 5 और 2 उसके गुणनखंड होने चाहिए 0 होने के लिए। तो भाई अगर 5 की वैल्यू हम कुछ भी रखेंगे तो यहाँ तो 5 का गुणनखंड बनता ही नहीं है ना। तो हाँ भाई, असर्शन ठीक है कि भाई 0 नहीं हो सकता। कोई संख्या तभी 0 पर समाप्त होती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 5, बिल्कुल यही चीज तो मैं आपको बता रहा था ऊपर। तो भाई असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगले देखो, देन 19वां, यदि या इफ cos a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल में 1, देन sin स्क्वायर a प्लस sin 4a इज इक्वल में 1। ये हमें बताना है कि ये होगा तो क्या ये हो सकता है। और रीजन में क्या है, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a हमारा दे रखा है। तो जरा इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, सॉल्व करते हैं इसको और हमें बताना है। अगर आप देखो, ध्यान से देखना भाई, अगर हम cos स्क्वायर a की वैल्यू निकाले, यहाँ पे देखो, यहाँ पे cos स्क्वायर a दे रखा है ना, तो भाई cos स्क्वायर a की जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 1 माइनस क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर a। ये वाली वैल्यू आ जाएगी ना बच्चों, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि हाँ सर ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू आती है। उसके बाद एक और चीज हम देखें, अगर cos a, अगर cos a को हम यही छोड़ते हैं, हम cos a की वैल्यू निकालेंगे सीधा, cos a को हम यहाँ छोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर a। अब भाई 1 बच्चों किसके इक्वल होता है पता ही होगा आपको, 1 हमारे किसके इक्वल है, 1 हमारे किसके इक्वल है, sin स्क्वायर a प्लस का cos स्क्वायर a माइनस का cos स्क्वायर a। ठीक है, तो माइनस का cos स्क्वायर a और प्लस का cos स्क्वायर a कट गया। अब क्या आ गया बच्चों, हमारा
कॉस ए बराबर का साइन स्क्वायर ए आ गया हमारा। अब देखो एक कॉस हमारे साइन स्क्वायर के बराबर है, तो कॉस स्क्वायर ए क्या होगा बच्चों, हमारे 4 साइन के बराबर हो जाएगा ना। तो जब हमने एक कॉस की जगह क्या लिखा, हमने साइन स्क्वायर ए लिखा, तो कॉस स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन 4a। तो हमारा ये प्रूफ हो गया ना। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। ठीक है, आंसर है बच्चों ए ऑप्शन, इसका भी करेक्ट हो जाएगा। अब सीधा ही हम क्या बच्चों 2 नंबर के क्वेश्चन पे आ चुके हैं, जहां मैं आपको एक एक आंसर भी इसका समझाने वाला हूं। यदि AP 8, 10, 12 में कुल 60 पद है, इसके अंतिम 10 पदों का योग निकालिए। ध्यान से समझना बच्चों, अंतिम 10 पदों का योग बोला है, यानी स्टार्टिंग का नहीं निकालना है आपको। और यहाँ पे क्या बोल रखा है कि कुल 60 पद है, यानी AN बच्चों आपका दे रखा है, AN क्या होगा 60 होगा, यानी n का जो है मतलब है 60 के बराबर है, वही a हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और d हमारा क्या हो जाएगा 10 - 8 यानी 2। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल हो चुका है। अब यहां से बच्चों क्या बच्चों an हमारा 60 दे रखा है, तो भाई an हम 60 निकाल लेते हैं। an 60 कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या होगा। एक 60 निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ए हमारा क्या है बच्चों 8 है। ठीक है, फॉर्मूला देखो, हाँ फॉर्मूला तो लिख दूं मैं आपका। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ए एन का फॉर्मूला होगा a + n-1 d। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ए एन हमारा कितना दे रखा है बच्चों 60 दे रखा है। ए एन हमारा क्या दे रखा है बच्चों, एन नहीं, एन हमारा तो कुछ भी नहीं दे रखा, एन हमारा कुछ भी नहीं दे रखा। ए हमारा 8 दे रखा है, एन हमारा 60 दे रखा है, माइनस का 1 है, और डी हमारा कितना है, डी हमारा 2 है। देखो ए एन नहीं दे रखा ना, हमें ए एन निकालना है, यानी 60वां टर्म निकालेंगे, बाद में निकालेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं बच्चों, एन से हम ए एन निकाल रहे हैं। तो ए एन निकालेंगे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, उसके बाद प्लस 59 गुणे में 2, तो 59 गुणे 2 118। ठीक है, यानी ए एन हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, यानी A60 हमारा A60 क्या आ जाएगा 8 + 118 यानी 126। तो लास्ट टाइम हमारा क्या है भाई, A60 हमारा क्या आ चुका है, A60 हमारा आ चुका है 126। अब भाई एक A60 हमारा 126 आ रखा है, तो हमें क्या निकालना है भाई, लास्ट 10 टर्म निकालने हैं, यानी A51, A52, A53, A54, A55, A56, A57, A58, A59, यानी ए हमारे 51 से निकालना है। और A51 क्या होगा बच्चों, इसमें से 2 माइनस करते जाओ, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8। A51 हमारा 108 आएगा, आप निकाल भी सकते हो इस फॉर्मूले में रख के। तो भाई यहां से हमें निकालना है क्या, 10 पदों का योग निकालना है। आप देखो यहां लिखेंगे S10 बराबर में क्या है बच्चों, जल्दी बताओ, n/2। उसके बाद क्या हो जाएगा, जल्दी फॉर्मूला बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, कहां से निकालना है, A51 से A60 तक हमें निकाल देना है। अब देखो S10 में हमारा n क्या होगा बच्चों, जल्दी से कमेंट करो। बिल्कुल 10 होगा, क्योंकि 10 पदों का योग निकालना है भाई। SN हमारा ये है बटे में 2। A51 हमारा 108 है प्लस 126 का हो जाएगा। ठीक है, अब इससे हमने इसको काट दिया तो कितना बच गया, 5 बच गया। 108 + 126 करेंगे तो 234 आ जाएगा, और 234 × 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1170। ये तो कॉन्सेप्ट था, अब मैं आपको आंसर भी लिख के दिखा देता हूं। देखो यहां लिखेंगे हम, ए हमारा 8 है, डी हमारा 2 है। ए एन हम निकालेंगे A + n-1 d, जहां पे ए हमारा 8 है, n-1 हमारा n हमारा कितना है बच्चों 60 है, और 2 हमारा 2n प्लस में 6 निकल जाएगा, जो कि हम बाद में भी कर सकते हैं। जैसे A60 हम निकालेंगे तो 2 × 2 में 60 प्लस में 6 126, और A51 निकालेंगे तो A × में 51 प्लस में 6 यानी 108। अंतिम 10 पद का यानी 91 से 60वें तक का योग निकालना है। तो फॉर्मूले में हम ये अगर ये लिख देंगे n/2 प्लस का A51 प्लस A60 में कर देंगे, तो इससे हमारा 1170 आंसर निकल जाएगा। इसके बाद 22वां क्वेश्चन क्या है बच्चों, AP मतलब इसका और पार्ट है बच्चों, AP 6, 13, 20, 230 का मध्य यानी मिडिल टर्म निकालना, यानी हमें n निकालना है इसमें। ठीक है, क्या निकालना है बच्चों, n निकालना है।
अगर हम ध्यान से देखें बच्चों इस क्वेश्चन में, तो अगर देखें तो इसमें हमारा ए क्या दे रखा है, 6 दे रखा है, ए हमारा 6 है। अगर डी देखें तो 13 माइनस 6, 7 8 9 10 11 12 13, यानी डी हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, 7 आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट टर्म हमें मध्य टर्म निकालना है, या ध्यान रखना मध्य टर्म निकालना है हमें, बीच का टर्म निकालना है, यानी एन निकालना है हमें। ठीक है, एन निकालना है हमें, और ए एन हमारा क्या है बच्चों, 230 दे रखा है। ए एन हमारा क्या दे रखा है, 230 निकालना है। ठीक है, 230 दे रखा है। अब आंसर में देखते हैं हम भाई, ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, रखेंगे ए एन हमारा क्या है बच्चों, 230 दे रखा है, ए हमारा क्या है 6 है, प्लस का एन माइनस 1 का डी, डी हमारा क्या है 7 है। अब भाई इसको हम यहाँ भेजेंगे तो क्या बचेगा, 224, इसको हम 7 से भाग कर देंगे और यहाँ पे n माइनस 1 रह जाएगा। इसको करेंगे तो 7 या 21, 7 दूनी 14, और भाई यहाँ पे n ये माइनस का ये प्लस हो जाएगा तो 33 आ जाएगा। अब देखो n हमारा क्या है बच्चों, n हमारा आया है ऑड नंबर, n हमारा क्या है, ऑड नंबर आया है। तो ऑड नंबर के क्या होता है भाई, ऑड नंबर में +1 करके बटे में 2 लिख देते हैं, और इवन नंबर होता है तो सीधा इवन नंबर के बटे में 2 लिख देते हैं। तो 33 + 1 34, और 34 डिवाइडेड बाई 2 यानी 17। तो भाई n हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, nth टर्म हमारा आ जाएगा 17। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, a हमारा आ जाएगा 17, और a17 को अगर हम निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू में दी, और d a क्या हमारा 6 है, हमें क्या भाई n हमारा क्या है बच्चों 17 है, माइनस का 1, और d हमारा है 7। तो भाई क्या हो जाएगा, 6 + 16 सते 16 सते 112, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 118। तो मिडिल टर्म बच्चों उसका क्या आएगा, मिडिल टर्म आएगा हमारा 118। तो इसी प्रकार से बच्चों इसका बी वाला क्वेश्चन भी हमने कर दिया है। अब सीधा हम 22वें क्वेश्चन पे पहुंचते हैं और देखते हैं इसका आंसर। बहुत इजी है 22वां क्वेश्चन। यदि sin a + b हमारा 1 है, cos a - b हमारा क्या है √3/2। ठीक है, जहां 0 हमारे 90 डिग्री से कम होना चाहिए, तो कौन a और b के आंसर हमें निकालने हैं। तो ध्यान से देखो भाई, हमारा sin a + b यानी sin a + b और 1 के बराबर है, यानी 1 क्या होता है भाई sin 90 डिग्री, sin 90 डिग्री तभी तो 1 है, यानी sin a + b बराबर का sin का 90 डिग्री। उसी प्रकार से √3/2 है, अगर cos है और cos 3/2 होगा तो भाई cos 3/2 का हमारा क्या होता है वैल्यू, और cos हमारा √3/2 का वैल्यू होता है क्या बच्चों 30 डिग्री होता है। ठीक है, अब ये हमें चल गया है पता। अब यहाँ देखो साइन यहाँ हो जाएगा sin 90 डिग्री, तो साइन से साइन कट जाएगा आपका, और a + b आपका क्या आ जाएगा बच्चों 90 डिग्री आ जाएगा। उसी प्रकार से cos a - b बराबर में हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos 30 डिग्री, जहां पे cos और cos कट जाएगा और आपका बच जाएगा a - b बराबर में 30 डिग्री। ठीक है, अगर हम यहां से अगर वैल्यू कट ऑफ करें तो ये हो जाएगा। अब देखो फर्स्ट को क्या बोला भाई, a - b हमारा क्या है बच्चों 30 डिग्री है, और a + b हमारा क्या है 90 डिग्री है। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 2a बराबर में 120 डिग्री, तो एक a हमारा आ जाएगा 60 डिग्री और b आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। उसी प्रकार से a - b अगर हम इसको माइनस में रख के भी कर सकते हैं, मर्जी है हमारी, माइनस भी कर सकते हैं और प्लस भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा a 30 डिग्री आ जाएगा और b 60 डिग्री आ जाएगा। आपकी मर्जी है, चाहे आप प्लस में लो या फिर माइनस में लो, क्वेश्चन के बेस पे आप कुछ भी कर सकते हो, और ज्यादातर अच्छा रहेगा कि आप प्लस में ले सकते हो। क्वेश्चन को प्लस में लेने से आपको मार्क्स पूरे मिल जाते हैं। तो इसलिए बच्चों इसका भी आंसर हमारा कंप्लीट हो गया है। दोबारा समझा दो बच्चों, जो हमारा a है ये sin 90 डिग्री के बराबर होता है, sin 90 डिग्री के बराबर होता है, और ये 3/2 है, ये cos 30 डिग्री के बराबर होता है। तो sin 90 से ये साइन कट जाएगा, तो a + b हमारे 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। वहीं cos से हमारा ये cos कट जाएगा, a - b हमारे 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। जब बच्चों इन दोनों को हम आमने सामने रखेंगे, कट पीट करेंगे, तो हमारा ये निकल जाएगा। यहाँ जैसे कि देखो यहाँ a + b है, तो a की वैल्यू हम निकाल देंगे क्या 90 डिग्री - b, उसको यहाँ पुट करेंगे तो हमारा a का वैल्यू भी निकल जाएगा और b का वैल्यू भी निकल जाएगा। 23वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि AP और DQ क्रमशः त्रिभुज ABC और DEF की माध्यिकाएं हैं तथा ट्राइंगल ABC
सिमिलर है डी ई एफ के, तो सिद्ध क्या करना है बच्चों हमें, ए पी अपॉन डी क्यू, यही हमें सिद्ध करना है ना। अगर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं अच्छे से, क्वेश्चन में दिखाता हुआ चलूँ आपको, अगर क्वेश्चन नंबर 23, यदि ए पी और डी क्यू क्या क्रमशः ए बी सी डी सी के माध्यिका है, जहाँ ए से तो सिद्ध कीजिए ए बी बटे डी ई और ए पी अपॉन डी क्यू, ये हमें क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है। तो ध्यान से एक चीज देखो, इसमें सबसे पहले ये इसका क्या बताया बच्चों, सिमिलर बताया है, यानी ए बी का रेशो किसके बराबर है बच्चों, डी है, ठीक है। इसका रेशो किसके बराबर होगा बच्चों, बी सी अपॉन ई एफ, और उसी प्रकार से इसका रेशो बराबर हो जाएगा। तो अगर देखो इसका रेशो इसके रेशो के बराबर है, ठीक है, तो ये वाला एंगल बी भी हमारे किसके बराबर होगा, एंगल ई के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब ये देखो, ये इसका रेशो इसके रेशो के बराबर है, और ये क्या है, मीडियन है, यानी माध्यिकाएं हैं। इसका मतलब ये और ये इक्वल होगा, और ये इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं बी सी बराबर में बी पी प्लस पी सी लिख सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। और बी पी बराबर में पी सी लिख सकते हैं। देखो बी सी बराबर में बी पी प्लस पी सी, और बी पी और पी सी दोनों बराबर हैं। सेम ई एफ बराबर में क्या, ई क्यू प्लस एफ क्यू, और ये ई क्यू और क्यू एफ दोनों ही एक दूसरे के बराबर हैं। क्यों, क्योंकि ये एक माध्यिकाएं हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो इस प्रकार से बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार से अगर मैं लिखूं तो भाई ए बी का रेशो किसके बराबर है बच्चों, बी सी और ई एफ के रेशो में। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं बच्चों, बी पी। देखो यहाँ पे क्या है कि ये बी पी है और पी सी है, ये एक दूसरे के बराबर है, तो हम 2 बी पी लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 बी पी लिख देंगे हम। उसी प्रकार से ये क्या है, ई एफ और ई क्यू इक्वल में क्या है, क्यू एफ के। तो मैं इसको 2 ई क्यू लिख सकता हूँ, 2 ई क्यू लिख सकता हूँ, और इससे इसको मैंने काट दिया। तो भाई ए बी का रेशो, ए बी बटे डी ई का रेशो हमारे किसके रेशो के बराबर है, बी पी बटे ई क्यू के रेशो के बराबर है। बी पी बटे ई क्यू के रेशो के बराबर हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आ गई। इसका मतलब अगर मैं इस ट्राइंगल में गया हूं ए बी पी और डी ई क्यू, इसमें इसका रेशो इसके रेशो के बराबर हो चुका है, और अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है तो भाई एंगल बी बराबर में एंगल ई हो जाएगा, ठीक है। तो देखें तो भाई एस ए एस मतलब यहाँ पे 2 साइड ले लिया है हमने, क्या भाई ए बी डी और बी पी क्यू, यहाँ पे हमने 2 साइड ले लिया है और एक एंगल ले लिया है। तो भाई एस ए एस हमारा ए बी पी डी ई के क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो लिखेंगे ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई क्यू। सेम ये सिमिलर भी हो जाएगा एक दूसरे के। इस प्रकार से हम कह सकते हैं बाय सीपीसीटी एपी, एक सेकेंड, क्या था बच्चों, प्रूफ क्या करना था हमें, ए बी अपॉन डी इज इक्वल में एपी अपॉन डी क्यू, हैंस प्रूव्ड। यही तो हमें बच्चों प्रूव करना था ना, ए बी अपॉन डी बराबर में एपी अपॉन डी क्यू, ये हमारा हैंस प्रूव हो चुका है, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो आंसर भी बहुत जल्दी हो जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों मैंने इनको सॉल्व करके आपको दिखा दिया है। देखो इस प्रकार से मैंने ये सॉल्व कर दिया है। आगे बढ़े, आगे ये 23वां क्वेश्चन भी कुछ इस प्रकार ही है। अब 24वां देखते हैं। एक घास वाले त्रिभुजी खेत ABCD की भुजाएं 35 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर है। ए बी और सी को क्रमशः 14 मीटर लंबी रस्सियां से एक घोड़ा, एक गाय और एक बकरी बांधी गई है। उन सबके द्वारा चलाई जा सकने वाली घास के क्षेत्रफल का मान ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में भी इसको पढ़ लेते हैं, क्या है इंग्लिश में, अ हॉर्स, अ काउ एंड अ गोट आर टाइड बाय रोप्स ऑफ लेंथ 40 मीटर, corners A and B and C respectively of a grassy triangular field ABC whose sides are 35 meter, 40 meter, 50 meter. Find the area of the grass that can be grazed. अब देखो, अगर मैं एक त्रिभुज बनाता हूँ आपके लिए, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है, बस समझने का खेल है इस क्वेश्चन को। एक बनाया, मान लो यहाँ पे क्या है आपका, एक हॉर्स है, यहाँ काव है, यहाँ गोट है। अब भाई क्या बोल रहा है,
अ हॉर्स अ काउ एंड अ गोट आर टाइड बाय रोप्स ऑफ लेंथ ऑफ 40 मीटर। अब भाई ये यहाँ बंधे हुए हैं, लेकिन ये 14 मीटर तक यहाँ घास खाते हैं, 14 मीटर तक यहाँ भी घास खाते हैं, और 14 मीटर तक यहाँ भी घास खाते हैं। ये चीज़ आपको चल गई पता। अब क्या बोला है, ट्राइंगुलर फीट ए बी सी हुज साइड्स आर 35 मीटर 40 मीटर, ये सब आपको दे रखा है। तो अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, ये ट्राइंगल है, ठीक है। अगर हम ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें तो भाई ये भाई यहाँ 14 मीटर का यहाँ का भी घास खा रहा है, यहाँ का भी घास खा रहा है, और यहाँ का भी घास खा रहा है। और भाई अगर हम निकालेंगे तो भाई इसका एक फॉर्मूला क्या लगता है बच्चों, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि हम क्या निकालेंगे इसमें। बिल्कुल, यहाँ अगर हम निकालेंगे तो भाई सोचेंगे यार यहाँ पे एंगल क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे एंगल क्या होगा, यहाँ पे एंगल क्या होगा, यही आप सोचोगे ना। जब भी आप एरिया ऑफ सेक्टर निकालोगे तो आप यही सोचोगे हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, लेकिन हमें एंगल नहीं दे रखा है। लेकिन अगर आपको एक चीज़ पता होगा कि भाई एक कोई भी ट्राइंगल हो, कोई भी त्रिभुज हो, उसका एंगल सम प्रॉपर्टी यानी तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये चीज़ तो आपको पता है। इसका मतलब ये तीनों का योग क्या होगा बच्चों, हमारा 180 डिग्री होगा, ये चीज़ आपको पता है ना, ठीक है। यानी और एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, और 15-14 सेंटीमीटर ये खा सकते हैं। अगर मैं निकालूं बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर निकालूं तो क्या हो जाएगा, एक अगर मैं निकालूंगा किसी भी अगर गाय का निकालूं तो थीटा बटे 360 इंटू का पाई आर स्क्वायर, क्या बच्चों, थीटा बटे 360 इंटू का पाई आर स्क्वायर। लेकिन मुझे यहाँ पे थीटा बिल्कुल भी नहीं मालूम, लेकिन मुझे निकालना तो तीनों का ही है ना, निकालना मुझे इसका भी है, इसका भी है, और इसका भी है। भाई मुझे किसी का एंगल नहीं मालूम है, लेकिन मुझे तीनों का तो पता है ना, इन तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इसका मतलब अगर मैं थीटा 1 करूं प्लस थीटा 2 करूं प्लस थीटा 3 करूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे बच्चों, 180 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। भाई किसी भी ट्राइंगल का ये एंगल लूं, ये एंगल लूं और ये एंगल लूं तो क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। तो अगर देखें बच्चों, अगर मैं, और फॉर्मूला सबका क्या लगेगा बच्चों, थीटा बटे 360 इंटू का पाई आर स्क्वायर। यहाँ बच्चों पाई आर स्क्वायर को हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, और यहाँ पे थीटा बटे 360 है, तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, तीनों का निकालना है ना, तो 180 हो जाएगा, बटे का 360 यहाँ पे हमारा आ जाएगा, गुणा में हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर। कुछ इस प्रकार से हमारा आ जाएगा। अब ध्यान से आगे हम देखेंगे, ठीक है, ये हमारा आ जाता है। अब इससे हम इसको काट दिया तो क्या आ गया, 1/2 आ गया, गुणा में पाई आर स्क्वायर। अब देखो ये हमारा आ चुका है, अब क्या करना है वही बता दूं मैं आपको। पाई आर स्क्वायर हमारा कॉमन था, अब पाई की वैल्यू डालें हम 1/2 पाई मतलब 727/2, और आर हमारा क्या था बच्चों, 14 का स्क्वायर था ना, आर हमारा रेडियस था 14 का स्क्वायर। तो निकालेंगे, ये हमारा 11 से कट जाएगा, ये हमारा क्या कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, ठीक है। और ये 2 बार 14 है ना बच्चों, 14 का स्क्वायर है, तो ये 2 से कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 11 दूनी 22 गुणे में 14। अब इसको जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 308। तो भाई कितना करेगा भाई, 308 हमारा क्या है, किसमें, सेंटीमीटर में है, किसमें, ये है मीटर स्क्वायर। तो 308 मीटर स्क्वायर, ये अगर हमारा पाई में है तो निकाल देंगे, हमारा 308 मीटर स्क्वायर निकल जाएगा। दोबारा इस क्वेश्चन को मैं समझा दूं आपको, अगर ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से, इसको मैं पूरा सा मिटा के करता हूं। देखो एक ट्राइंगल बनाया मैंने, यहां से और यहां से, ठीक है, ये तीनों, यहाँ पे क्या, यहाँ बैठा हुआ है भाई काऊ बैठा है, यहाँ हॉर्स बैठा है, यहाँ गोट बैठा है, जैसे भी करो भाई कर लो। यहाँ देखो हमें किसी का भी थीटा यानी एंगल नहीं मालूम है, लेकिन हमें ये तो मालूम है कि इन तीनों का सम कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है, और सबका जो रेडियस है वो 14 ही दे रखा है ना, 14 ही दे रखा है। तो जब हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे तो तीनों थीटा को प्लस कर देंगे, और पाई आर स्क्वायर को, जो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, थीटा बटे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ बच्चों हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे और तीनों थीटा को प्लस करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री को काट देंगे, 1/2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा हमारा। अब पाई की वैल्यू हम यहाँ डालेंगे, अगर 1/2 पाई बटे 27 आर स्क्वायर का यानी 14 इंटू का 14, तो 7 दूनी 14, 11 से कट जाएगा, तो 11 दूनी 22, 22 गुणा 14 हमारा 308 हो जाता है। तो 360 मीटर स्क्वायर आपका आंसर
हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में एक जीवा केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। इस जीवा से बनने वाले मेजर सेगमेंट का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, मतलब हिंदी से पढ़ा, इंग्लिश से पढ़ के बता दूं मैं आपको। फाइंड द एरिया ऑफ अ मेजर सेगमेंट इन टर्म्स ऑफ पाइट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर फॉर्म बाय अ कोट सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो अगर हम इसको करते हैं बच्चों, तो देखो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है तो उससे पहले हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालेंगे। अब देखो एक मैं ये बनाता हूँ सर्कल, यहाँ पे ये रेडियस है और एक ट्राइंगल बन रहा है आपका, ठीक है, ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो भाई एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए ये पूरा एरिया में से हम इस ट्राइंगल को माइनस कर देंगे। तो भाई क्या होता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला, तो थीटा बटे क्या बच्चों 360 पाई आर का स्क्वायर माइनस का 1 इंटू में क्या हो जाएगा बच्चों आपका बेस इंटू हाइट। यहाँ बेस हाइट सेम ही दे रखा है, क्या दे रखा है आपका, जो कि रेडियस है। अब थीटा हमारा कितना है बच्चों 90 डिग्री है, ये 360 डिग्री हो जाएगा, माइनस का सॉरी पाई आर, और आर हमारा कितना दे रखा है बच्चों 5 दे रखा है, 5 दे रखा है। तो भाई इसके बाद माइनस का 1/2 5 इंटू में 5, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। इसको हम काट देंगे तो क्या आ जाएगा 4, ठीक है। तो ये पाई बटे 4 और ये 25 यानी 25 पाई बटे में 4 माइनस का 25/2, ये आपका क्या आ जाएगा एरिया ऑफ आपका माइनर सेगमेंट आ जाएगा। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का हमने निकाल लिया अगर, तो आप क्या करेंगे बच्चों एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकाल लेंगे हम, ठीक है। अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालते हैं। एरिया ऑफ क्या करेंगे भाई, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, उसमें क्या हो जाएगा बच्चों एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस का एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमने हमारा क्या निकला था 25 पाई बटे का क्या था 25 पाई बटे में 4 माइनस का 25 पाई बटे में 25/2। पाई हमारा क्या है भाई, पाई को हम ऐसे छोड़ देना है। आर हमारा क्या है बच्चों 25, मतलब ये भी हो जाएगा क्या 25 पाई, ये भी हमारा हो जाएगा 25 का पाई। अंदर भी हमारा क्या है बच्चों 25 पाई अपॉन में 4 माइनस का 25/2। कुछ इस प्रकार से बच्चों ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ माइनस है हमारा। उसके बाद देखो अब इसका एलसीएम लेते हैं हम, 25 पाई माइनस का 25 पाई माइनस बटे में 4 माइनस का 25/2। जब बच्चों इसको हम पूरा करते हैं क्वेश्चन को, तो भाई इसका एलसीएम तो पहली बात तो 4 आ जाएगा। उसके बाद देखो ये हो जाएगा कितना 4 25 चौक 100 पाई माइनस का 25 पाई और ये माइनस का 50 का पाई आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये भाई 100 में से 25 गया और 50 गया तो 25 पाई बटे का 4 आपका आंसर हो जाएगा। एक सेकंड रुकना, यहाँ तो बच्चों ये 50 है ना, इससे 50 ही रहेगा ये ना, ये 50 है, पाई थोड़ी है इसमें, तो माइनस का 50 यहाँ हो जाएगा। तो 25 पाई माइनस 50 बटे में 4, ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये आंसर यहाँ गलत है, ये 25 पाई, एक सेकंड रुको, 25 नहीं 75 पाई। अगर ध्यान से देखो बच्चों 100 में से 25 गया तो क्या बचा 75 पाई माइनस का 50 बटे में 4, तो 75 पाई प्लस का 50 बटे में 4, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों ये थी हमारी पार्ट 1 की वीडियो, जहां मैंने आपको सारे क्वेश्चन बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पे करवा दिया है। पार्ट 2 बच्चों में लाइव आऊंगा और लाइव आने के बाद आपको से साथ बैठा के एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसका रीजन बताऊंगा और आप अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों। ये हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 2 बच्चों लाइव आएगा इस वीडियो पे, जैसे ही 1000 लाइक कर दोगे बच्चों वैसे ही हम पार्ट 2 का लाइव ला देंगे। और टोटल हमारे पास 5 सैंपल पेपर है बच्चों, जिनकी वीडियोस बनाने वाला हूं, और टोटल मैंने 10 सैंपल पेपर बनाए हैं बच्चों। अगर आपको बाय करना हो तो कमेंट करके बता देना, मैं आपको सेल भी कर सकता हूं। अगले वीडियो में बच्चों मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से हमारे पेपर्स हैं और उन पेपर का लाभ आपको कैसे मिलेगा। ये वीडियो बच्चों यहीं समाप्त करता हूं। आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखना।